दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने कार्यों को सही अंजाम दे रहे होंगे। आज मैं पुनः वेस्टर्न फिलॉसफी के अध्ययन के क्रम में दार्शनिकों के जो त्रिमूर्ति है, जो आप जानते हैं, ग्रीस की धरती पर पैदा हुए सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, जिसको अरिस्टोटल कहते हैं। यद्यपि अरिस्टोटल का जन्म ग्रीस में नहीं, अलग हुआ था, परंतु उनका कर्म क्षेत्र ग्रीसी था, इसलिए उन तीनों को एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। तीनों महान वैज्ञानिक थे, महान दार्शनिक थे, महान विचारक थे। दुनिया को गति और दिशा और विचारों को बदलने का मुद्दा रखने वाले महान दार्शनिक थे। दोस्तों मैं पुनः बताऊं, वेस्टर्न फिलॉसफी पर मैं ये 7वां वीडियो है। कृपया पिछले लिंक पर जाकर एक एक वीडियो का अध्ययन करें। फिलॉसफी आप जिस किसी भी परीक्षा से संबंध रखता है, बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक जगह इंडियन फिलॉसफी आपको मिलेगी, कंटिन्यूअस 16 वीडियो। वेस्टर्न फिलॉसफी पर यह 7वां वीडियो है। आज मैं अरिस्टोटल, अरस्तु का एक इंट्रोडक्टरी परिचय दूंगा और उनके फिलोसफिकल पॉलिटिकल थ्योरी पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। और मुझे नहीं पता ये मेरी बातें कहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन मैं निवेदन जरूर करूँगा, जिन किसी भी दोस्तों के ये मेरा वीडियो मिल रहा है, कृपया इसको आगे प्रसारित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लाभान्वित हो सके। आप खुद जज करेंगे मेरे इस डिस्कशन में आपको क्या मिलता है। कुछ बहुत ही अलग किस्म की चीज़ें मिलने वाली होती हैं। अरिस्टोटल, जिनके गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु ये तीनों साथ में हैं, सुकराट्स। अगर ऐसे कहें कि सुकराट के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरिस्टोटल थे, और अरस्तु के शिष्य अलेक्जेंडर, वही अलेक्जेंडर जिसको आप दुनिया का महान विजेता मानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उस अलेक्जेंडर द ग्रेट का गुरु अरस्तु हुआ करते थे। विचारणीय प्रश्न है, जरा सा गौर फरमाएंगे इस पर। वह सिकंदर, अलेक्जेंडर, जो दुनिया को जीतने का मादा रखता था, अकल्पनीय शौर्य, प्रतिभा, सामर्थ्य, ऊर्जा और महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी चीज़ होती है। दुनिया को जीतने की महत्वाकांक्षा आप सोच सकते हैं, वह व्यक्ति किस जिगरा का होगा, कैसे महत्वाकांक्षा का होगा, किस शौर्य के से विभूषित होगा। उसका गुरु अरिस्टोटल थे। मानना पड़ेगा कि निश्चित रूप से अगर शिष्य की ये क्वालिटियाँ दिखाई पड़ती है, जो विश्व विजय कर ही चुका था और लगभग कर ही चुका, विश्व विजयी सिकंदर कहा जाता है। अब छोटी सी मैं सिकंदर की बातें आ गई तो थोड़ी चर्चा कर लूँ। जिस सिकंदर के गुरु अरिस्टोटल जैसा व्यक्ति था, अरिस्टोटल अपने ज़माने के प्रकांड विद्वान, बल्कि इन तीनों टिकरी में सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे ज़्यादा जानकार,
बहु प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, अनेक प्रतिभाओं से विभूषित, अति तीक्ष्ण, वैसा व्यक्ति जिनके पास आज सोचने पर विवश होना पड़ता है कि कैसे संभव है। आज के डेट में कोई व्यक्ति हिस्ट्री का विद्वान हो सकता है, ज्योग्राफी का विद्वान हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस का हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, मैथ का हो सकता है और भी कोई विषय का हो सकता है, परंतु वह अकेला व्यक्ति अनेक विषय, एक नहीं दर्जनों विषयों का विद्वान और जानकार, ये सोचने पर मजबूर करता है कैसे, हाउ इट वॉज पॉसिबल, कैसे संभव हुआ। और मैं बताऊं कि अरिस्टोटल की विद्वता सिर्फ फिलोसफी में नहीं थी। अरिस्टोटल को फादर ऑफ दी पॉलिटिक्स भी कहा गया, पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा गया है और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा गया है। वह व्यक्ति एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा, लॉजिक्स तर्क शास्त्र, तर्क शास्त्र की भी पढ़ाई उस समय बड़ी गजब होती थी और तर्क ही किसी व्यक्ति के बौद्धिक तीक्ष्णता का आधार माना जाता है और वो आज भी माना जाता है। लॉजिकल कितना कॉम्पिटेंट है कोई व्यक्ति, वह व्यक्ति के तीक्ष्णता का आज भी वही आधार है। पॉलिटिकल थ्योरी, रेटोरिया, अलंकार शास्त्र, गजब गजब विषय जो आज सुनने को शायद बहुत कम मिलता है या मिलता ही नहीं है। अलंकार शास्त्र आपने कहीं पढ़ाई सुना है, आपने कभी अध्ययन किया है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य का एक बड़ा है विशेष अंग है जिसमें शब्दों को अलंकृत किया जाता है विभिन्न अर्थों के रूप में। कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर, वो पाए बौराय। इसमें कनक को दो रूपों में, दो बार प्रयोग किया गया है, दो अर्थों में, एक धतूरा के रूप में, एक स्वर्ण के रूप में। कनक कनक से 100 गुना, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर, वह खाए बौराय। इस टाइप से गजब गजब प्रकार के उस समय की विषय हुआ करते थे। एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र कौन से विश्वविद्यालय में आज के डेट में पढ़ाई होती है मुझे तो अभी तक नहीं पता चला है, होती होगी, मैं ये भी नहीं कहता हूँ, परंतु कितना रेयर सब्जेक्ट है। सौंदर्य मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व रखता है, खासकर के लेडीज़ के, औरतों के ज़िंदगी में तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है सौंदर्य, निश्चित रूप से बड़ा। और उस शास्त्र की पढ़ाई उस समय होती थी। बायोलॉजी और इथिक्स, नीति शास्त्र, क्या बाकी रह गया। अब उतने ज्ञानवान, इतने बहुमुखी प्रतिभा के विलक्षण व्यक्ति जिनके शिक्षक रहे हो अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर के पिता की मृत्यु के बाद अलेक्जेंडर स्वतः राजा घोषित कर दिया जाता है। फिलिप्स के पुत्र था, वो राजा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन वह अपने शक्ति संपन्नता के कारण शक्ति के विस्तार में, राज्य के विस्तार में, राज्य की सीमाओं के विस्तार में उलझ गया। ज्ञान के इम्पोर्टेंस को वह नहीं समझ सका कि इंसान के ज़िंदगी में ज्ञान ही अमर है, शक्ति अमर नहीं है। 5000 वर्ष पूर्व मरे हुए कालिदास या अन्य कोई भी विद्वान की बातें आज भी बड़ी आदर के साथ ली जाती है। वह सिकंदर विश्व विजय के क्रम में लगभग सारी दुनिया पर जब वो अधिकार प्राप्त कर चुका था, वह व्यक्ति, विश्व का विजय करने वाला व्यक्ति, आप समझ सकते हैं
वह तो उसकी प्रकाष्ठा तो वहाँ तक होगी, चांद तारे सितारे सब हमारे कब्जे में हैं। अब तो मुझे अमर होना है, और अमर होने की ख्वाहिश में उसको कहीं पता चला कि हिंदुस्तान के किसी पहाड़ी में कोई झरना है जिससे निकलने वाला जल अमरत्व की प्राप्ति कराता है। वह हिंदुस्तान के उस झरने के पानी के खोज में निकल पड़ा, और वहाँ पहुँचने के बाद झरने के स्थान पर जाने के पूर्व एक पहाड़ी के कंदरा से अंदर जाना था। वह देख रहा है कि स्वच्छ निर्मल कलकल धारा के साथ झरना से पानी निकल रहा है। अब तो वहाँ पहुँच ही गया था, उसको पानी पीना था, अमरत्व को प्राप्ति करनी थी। वहाँ पहुँचना ही था, पानी पीने ही वाला था कि वहाँ एक बैठा कौवा तेजी से आवाज़ किया, ठहरो, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद पानी पीना। उसने बोला, कौन हो तुम, मुझे क्यों पानी पीने से रोक रहे हो? तो बोला, मैं भी अमरत्व की प्राप्ति के लिए झरने के जल पीने की खोज में था, आया और पी लिया, अब मैं अमर हो चुका हूँ। मैं वृद्ध हो गया, मेरे पंख झड़ गए हैं, मैं मर नहीं सकता, परंतु वृद्धापन के इस अवस्था में जिंदगी का कोई सुख नहीं है। यह सुनकर ठहर गया। वह अलेक्जेंडर जो अमरत्व की प्राप्ति के लिए आया था, ये ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर के ठहर गया कि सचमुच जिंदगी का महत्व जवानी के साथ है, और वृद्धावस्था में अमरत्व का भी कोई मूल नहीं है। वह रुक गया। वहाँ ये समझ में आई कि हिंदुस्तान में ज्ञान को महत्व क्यों दिया जाता है, शक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अरिस्टोटल का जन्म स्टागिरा में 384 बीसी ओल्ड ग्रीस में हुआ था। नॉर्दर्न ग्रीस का एक हिस्सा था। चूँकि ये बड़ा ही तीक्ष्ण बुद्धि का था, जैसा कि मैंने बताया, इतने सारे विद्याओं और विषयों का ज्ञाता, इसलिए इसे बहुत अनेक नामों से विद्वानों ने इसको विभूषित किया है। थॉमस एक्वेरियस इसको दी फिलोसफर कहते हैं, अरब फिलोसफर इसको फर्स्ट टीचर कहते हैं, मास्टर ऑफ ऑल नोज ये डेंटे कहते हैं, और माइंड ऑफ एकेडमी ये प्लेटो कहते हैं, और सीरो कहता है कि अगर प्लेटो गोल्ड है तो अरिस्टोटो फ्लोइंग, प्लेटो अगर सिल्वर है तो अरिस्टोटो फ्लोइंग गोल्ड है। इस टाइप से अरिस्टोटल को विभूषित किया गया है। ये सब क्या दर्शाता है? अरिस्टोटल अपने आप में विलक्षण बुद्धि का धनी व्यक्ति था, महान वैज्ञानिक, महान विद्वान, दार्शनिक, विचारक, जिसने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की है। अभी तक इतिहास में इतने ज़्यादा पुस्तकों की रचना करने वाला कोई वैज्ञानिक, कोई दार्शनिक नहीं मिला है। ये अपने आप में एक अपूर्व उपलब्धता है, और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर, विभिन्न आयामों पर इनके अपने विचार हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे एक एक करके। इनके पिता उस समय एक राजघराने के मेडिकल ऑफिसर हुआ करते थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर हुआ करते थे। सिर्फ इतने से अरिस्टोटल के पारिवारिक बैकग्राउंड का पता चल जाता है कि एक बड़े ही अच्छे संपन्न घर से बिलोंग करते हैं। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक बहुत बड़ा राजघराना का होना एक मायने रखता है। तो निश्चित रूप से
ये कहा जा सकता है कि अरिस्टोटल बड़े ही संपन्न घराने से थे। तो चूंकि पिताजी मेडिकल ऑफिसर थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, इसलिए बचपन से अरिस्टोटल को कुछ विलक्षण ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होते गया। लिविंग नॉन लिविंग की समझ आती गई, क्लासिफिकेशन की समझ आती गई, ज्ञान प्राप्ति का सोर्स समझ में आता गया कि नॉलेज विदाउट एविडेंस इज नॉट पॉसिबल। व्हेन यू आर गेटिंग एनी नॉलेज देयर मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस। ये सारी बातें धीरे धीरे बचपन से इनको आती चली गई और इनके विचार विभिन्न क्षेत्रों में बड़े ही प्रभावी रहे। 17 वर्ष की उम्र में ये एथेंस चले गए। अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने प्रदेश स्टागिरा से करने के बाद 17 वर्ष की उम्र में एथेंस चले गए। एथेंस उनकी कर्मभूमि रही और अगले 20 वर्षों तक एथेंस में प्लेटो के एकेडमी में दाखिला लिया, उनके शिष्य बन गए। अगले 20 वर्षों तक लगातार अध्ययन किया। जैसा कि मैंने बताया, प्लेटो की एथेंस की एकेडमी एक बहुत ही नामी शिक्षण संस्था हुआ करती थी फिलोसफरों की। और फिलोसफरों की ऐसी एकेडमी हुआ करती थी जैसे अपने देश में प्राचीन समय में नालंदा, पाटलिपुत्रा का नालंदा का जो विश्वविद्यालय हुआ करता था, प्रख्यात प्राचीन भारत का एक शिक्षण केंद्र, उस टाइप का एथेंस में प्लेटो का एकेडमी हुआ करता था। उसमें इन्होंने 20 वर्षों तक अध्ययन किया। अध्ययन के क्रम में काफ़ी विद्वता हासिल की, दर्शन पर विशेष नॉलेज प्राप्त किया। इस नॉलेज के क्रम में नॉलेज तो बढ़ता गया, परंतु इनका विचार अपने गुरु प्लेटो से भिन्न होता चला गया। प्रायः मैक्सिमम डिबेटों में इनका विचार गुरु प्लेटो से मेल नहीं खाता था। बहुत थोड़े ही ऐसे सब्जेक्ट होते थे जिस पर इनका विचार प्लेटो से एग्री होता था। तो बड़ी बात है, एग्री और डिसएग्री होना बहुत बड़ी बात है। डिसएग्री ऐसे नहीं हुआ जा सकता। ही मस्ट बी ए टैलेंटेड, अदरवाइज 99% तो भेड़ बकरों की चाल होती है, अगला जैसे चल रहा पीछे चलने वाला। डिसएग्री करने वाला निश्चित उससे बहुत बड़ी कुछ कॉज रखता है। ऐसे डिसएग्री क्यों नहीं हो सकता है। जो हुआ, जो उनके आने वाले अरिस्टोटल के विभिन्न सिद्धांतों में, थ्योरी में, आइडियाज़ में झलकते हैं कि प्लेटो की क्या विचारधारा थी उसी सब्जेक्ट पर और इनकी क्या विचारधारा थी। उसके बाद जब प्लेटो की मृत्यु हो जाती है एथेंस में, तो चूंकि उस एकेडमी के सबसे तीक्ष्ण विद्यार्थी थे, तो उम्मीद ही की जानी चाहिए था कि डायरेक्टर का पोस्ट इनको मिले, परंतु इनको डायरेक्टर का पोस्ट वहाँ नहीं दिया गया। ये तुरंत वापस आ गए। उस समय फिलिप्स जो राजा हुए करते थे, अपने बेटे, अभी जो मैंने चर्चा की, अलेक्जेंडर के शिक्षक नियुक्त किया और इनको शिक्षण कार्यों में निपुण किया। उसके बाद फिलिप्स की मृत्यु हो जाती है और अलेक्जेंडर राजा बन जाते हैं। और राजा बनने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, विजय के क्रम में एथेंस पर ही चढ़ाई कर दिया, एथेंस अपना हो गया। और उसके बाद अलेक्जेंडर के साथ ये एथेंस पुनः वापस गए। कौन? अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल वहाँ गए तो अलेक्जेंडर ने इनको निर्देशित किया कि आप भी एकेडमी के जैसे शिक्षण संस्था यहाँ स्थापित करें। उसी क्रम में लाइसियम नाम से शिक्षण संस्था अरिस्टोटल ने स्थापित किया।
प्लेटो की एकेडमी और अरिस्टोटल की लाइसियम। ये डिफरेंस क्या था? एकेडमी बहुत बड़े लोगों की संस्था थी, दैट वर वर्क्स लाइक ए, बड़े संपन्न घर के लोग और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के लोग ही उसमें आते थे। लाइसियम, दिस इज मीन फॉर कॉमन पीपुल, देयर लेक्चर्स आर फॉर कॉमन पीपुल, देयर एजुकेशन आर फॉर कॉमन पीपुल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मानना चाहिए कि आज से 2500 वर्ष पूर्व यह परिकल्पना मुफ्त शिक्षण प्रदान करना, यह जो आज मुफ्त शिक्षण की जो व्यवस्था आज सरकारें कर रही है, कहीं ना कहीं 2500 पूर्व अरिस्टोटल के लाइसेंस से मैच खाती है। आदमी बड़ा अपने नाम से नहीं होता है, अपने कर्मों से होता है। अरिस्टोटल जैसा व्यक्ति लाइसियम खोलकर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की परिकल्पना जो चलाया, आज से 2500 वर्ष पूर्व जो ये परिकल्पना थी, जो विचार था, वह आज भी परकोलेट हो रहा है। मुफ्त शिक्षा अभियान वो आज भी है। और इंसान शिक्षा के बिना आदमी नहीं बन पाता है। और सच्चाई ये है कि विश्व के गरीब और डेवलपिंग कंट्रियों में कुछ परसेंटेज या कुछ अच्छी खास परसेंटेज के वैसे लोग तो होते ही हैं जो अपने बलबूते पर शिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते। वो रोटी की व्यवस्था करेगा कि शिक्षा की व्यवस्था करेगा। वैसे लोगों को मुफ्त शिक्षा चाहिए ही, जो आज सरकार दे रही है। और ये परिकल्पना 2500 वर्ष पूर्व थी और ये व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं तो रिलेट करती होगी। इतिहास और दर्शन का अध्ययन और उसके विचार हजारों वर्ष बाद तक जाते हैं। तो ये लाइसेंस की व्यवस्था उस समय थी। उसके बाद वहाँ पर ग्रीस में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। और वहाँ स्थिति ग्रीस की, एथेंस की ये थी कि अलेक्जेंडर की मृत्यु का दोषारोपण अरिस्टोटल पर आ रहा था। अरिस्टोटल वहाँ से प्लान करके बाहर चले गए, वह इस सोचकर कि एथेंस ऐसा जगह है जहाँ उसके गुरु की हत्या इसी नाम पर की गई थी। उनके गुरु मीन्स प्लेटो, और प्लेटो गुरु सोक्राट्स। आपको मालूम है सोक्राट्स को मृत्युदंड एथेंस में ही दिया गया था। वो मृत्युदंड इनको भी मिलती, वहाँ से ये चले गए कि एक और दर्शन शास्त्री की मृत्युदंड वहाँ ना दी जाए, दुनिया में इसका बहुत ही बैड इफेक्ट जाएगा। वो वहाँ से वापस आ गए। तो ये आपको अरिस्टोटल के परिचयात्मक अध्ययन है। अरिस्टोटल ने अपने जो वो एक फिलोसफर थे जिनको पॉलिटिकल फिलोसफर कहा जाता था, पॉलिटिक्स पर उनका विचार ऐसा था कि पॉलिटिक्स और मोरालिटी, इथिक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करते हैं। राजनीतिक व्यक्ति वो होगा जो अपने चरित्रों में परिष्कृत हो, विचारों से परिष्कृत हो, क्योंकि राजनीति तो कोई व्यक्ति ही करता है, वो व्यवस्था है। वो व्यवस्था के चलाता कौन है? कोई व्यक्ति। तो व्यवस्था सुव्यवस्थित तभी हो सकती है, स्वच्छ तभी हो सकती है कि उसको संचालन करने वाला व्यक्ति सचरित्र हो, चरित्रवान हो, नीतिवान हो। और इसलिए नीति शास्त्र को भी पॉलिटिक्स से जोड़ा। अगर व्यक्ति नैतिक आचरण उसके पास नहीं है, चारित्रिक आचरण नहीं है, तो उससे कुछ अच्छे शासन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और वो भ्रष्ट शासन होगा, वो जनता को कुछ दे नहीं सकेगा। इसलिए बड़ी ही परिष्कृत
पॉलिटिक्स जो फिलोसफी जो इनका था, पॉलिटिकल फिलोसफी, इस पॉलिटिकल फिलोसफी में चरित्र का बड़ा ही महत्व देते हैं और उसके साथ नैतिक आचरण को जोड़ते हैं। ये बातें पॉलिटिशियनों को और पॉलिटिक्स करने वाले और पॉलिटिकल संस्थाओं को नैतिक आचरण, चारित्रिक आचरण, वैचारिक आचरण, कार्मिक आचरण, ये सब बातें सुनने में बड़ी प्रिय लगती है। और यह सुनकर आज के पॉलिटिक्स पर आप जब नज़र डालेंगे तो आपको दीवा स्वप्न से ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, लगेगा कि हम दिन में सपना देख रहे हैं। क्योंकि आज का पॉलिटिक्स भ्रष्टाचार का पर्याय है। पॉलिटिक्स मीन्स भ्रष्टाचार, आप नज़र उठा के कहीं भी देख लें। तो उस नैतिक आदर्श के जिसने अरिस्टोटल ने जिस विचारधारा को प्रतिपादन किया था राजनीति के लिए, कितना स्वच्छ था और आज कहाँ चला गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि पॉलिटिक्स के अध्ययन करने वाले लोग ऐसे विचारधारा से प्रभावित हों और देश के पॉलिटिकल विचारधारा को स्वच्छ बनावें और देश के राजनीतिक तंत्र को स्वच्छ कर सकें, ऐसा उम्मीद की जानी चाहिए। दोस्तों, ये अरिस्टोटल पर एक संक्षिप्त विवरण था, उसके परिचय और उसके पॉलिटिकल फिलोसफी और मोरल फिलोसफी के ऊपर में। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।